औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Previously we were doing the uncollectible accounts. Basically we were doing account receivable और account receivable में हम uncollectible accounts और doubtful debts के ऊपर बात कर रहे थे. थोड़ा सा रिवाइज करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग क्या करते रहे अभी तक. तो इफ द कंपनी में क्रेडिट सेल्स टू द कस्टमर्स, और जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं. और जब अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं तो कुछ अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो अनकलेक्टेबल रह जाते हैं. ठीक है, दे टर्न आउट टू बी अनकलेक्टेबल. सो वो हमारे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कहलाते हैं. सो हमने जो लास्ट टाइम द एंड ऑफ द ईच पीरियड रिकॉर्ड द एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट, हर साल के एंड के अंदर हम मैचिंग प्रिंसिपल को देखते हुए एस्टिमेट कर लेते हैं कि इस साल जो क्रेडिट सेल्स हुई हैं उनमें से जो एस्टिमेशन के मुताबिक कितनी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी. तो उसको हम कह देते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस में डाल देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं, हमारा खर्चा हो जाता है. और उसके अगेंस्ट हम एक अलाउंस क्रिएट कर देते हैं जिसका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो जाता है. ये अलाउंस किसके लिए क्रिएट हो जाता है? डाउटफुल अकाउंट्स के लिए. ठीक है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का एक क्रेडिट बैलेंस का हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं. तो तुम्हारी एंट्री हो जाती है, हर साल के एंड पे हम ये एंट्री करते हैं, अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद एक काउंट्रा जो है हमारे पास एसेट अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट. इसको आप अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करते हो बैलेंस शीट में से. ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट. आपके पास नेट रियलाइजेशनल अमाउंट आ जाती है अकाउंट रिसीवेबल की. ठीक है, अगर आपके जब नेक्स्ट ईयर कुछ लोग पैसे वापस नहीं करते तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं. लेकिन राइट ऑफ किस में से करते हैं? हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जो अलाउंसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं उसमें से जो लोग हमारे पैसे वापस नहीं करते उनमें उसको क्या करते जाते हैं? एडजस्ट करते जाते हैं. तो इसकी जब हमारे एक्चुअल में कस्टमर हमारा पैसा वापस नहीं करते तो उसकी एंट्री क्या होती है? हम उसको राइट ऑफ करते हैं. राइट ऑफ की एंट्री हमारे पास होगी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल जो है कस्टमर के नाम से वो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल है, अज्यूमिंग दैट द जनवरी 5 को के मार्क्स ने डिटरमाइंड दैट द जॉनसन क्लार्क जो है वो जेसन क्लार्क वुड नॉट पे द $500 ही ओज. तो के मार्क्स अपने पास एंट्री करेगा, क्या करेगा? अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट $500 से उसको डेबिट कर देगा, और अकाउंट रिसीवेबल जो जेसन क्लार्क की तरफ से अकाउंट रिसीवेबल करना है उसको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा $500 के साथ. ठीक है, अब जब राइटिंग ऑफ कर दिया, assume that the before the entry account receivable balance was $10,000, $10,000 का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो क्रेडिट बैलेंस था वो था $2,500. ठीक है, तो बिफोर राइटिंग ऑफ जो आपका नेट रियलाइज वैल्यू आ रही है, आफ्टर राइटिंग ऑफ ये हमने लास्ट टाइम की है. सो बिफोर राइटिंग ऑफ जब आप आ जाते हो यहाँ पर, तो आपके पास 10,000 का अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें से आपको 25,000 का क्या है? अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट. बैलेंस शीट में जब आप लिखोगे तो 7,500 आ जाएगा. आफ्टर द रिटर्न ऑफ आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो $500 से 10,000 में से $500 क्या हुआ? माइनस हुआ. आपके पास कितना रह गया? 9,500. और आपका अलाउंसेस ऑफ सेकंड टाइप है, अलाउंसेस में भी कमी है. अलाउंसेस का क्रेडिट बैलेंस था, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो जो हमारी एंट्री हुई अलाउंसेस 500 से डेबिट हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल 500 से कम हुआ है. ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई है वो भी नोट कर लिया, और अलाउंसेस में भी कमी आई है, वो कितने से आई है आपके पास? दैट इज आल्सो विद $500. सो $500 यहाँ पे भी कमी है, तो ये 200 रह गया. तो 9,005 में से तो नेट रियलाइज वैल्यू जब तक ये आपके पास अलाउंस पड़ा हुआ है, आपकी नेट रियलाइज वैल्यू जो है वो 7,500 ही रहेगी. तो नोटिस है 500 जो रिटर्न ऑफ है डिड नॉट चेंज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू नॉर डिड इट इफेक्ट एनी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट. तब तक नहीं करेगा जब तक आपने एक अलाउंस बना के अपने पास रखा हुआ है. ठीक है, तो ये इसका एक जो है वो बेनिफिट हो जाता है. कंपनी की एक जो है वो शक्ल निकल आती है कि वो जो रिपोर्टिंग कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करें. हो सकता है जब आपने राइट ऑफ कर दिया और किसी मतलब एक्स कस्टमर को आपने राइट ऑफ कर दिया और उसको कहा जी अब से हमने पैसे रिसीव नहीं करने, तो एकदम आप उससे जो है वो पैसे रिसीव कर लेते हो. तो यहाँ पे अब रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियसली रिटर्न ऑफ इसकी एंट्री और सब्सिक्वेंटली कलेक्शन
जो है आप देखते हो सब्सिक्वेंटली कलेक्शन रिक्वायर्ड दैट दी, पहले आपने जो कस्टमर एक्स है उसको आपने वापस क्रिएट करना होगा और अलाउंसेस आपने दोबारा क्रिएट करने होंगे, उसको दोबारा रीइंस्टेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपने जो है एक्स कस्टमर से एक्स कस्टमर को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, मतलब आपने उसे कहा इससे हमने पैसे रिसीव नहीं करने। जैसे यहाँ पर आपके पास एंट्री हुई, आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब लेट्स से ये जॉनसन क्लार्क जो है 10 जनवरी को आके कहता है कि मैं 500 वापस कर देता हूँ आपको। तो जब उसने $500 उसको वापस कर दिए तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये उल्ट हो जाएगी और उसकी एंट्री से अब जब उसको उल्ट कर देंगे दोबारा उस कस्टमर को क्रिएट करेंगे और अलाउंसेस और डाउटफुल डेट का जो अमाउंट है उसको रीइंस्टेट करेंगे और हम क्या कर देंगे फिर कैश उससे रिसीव कर लेंगे। तो हमारी जो सिंपल जो एंट्री होती थी अकाउंट रिसीवेबल रिसीव करने की, वो एंट्री कर देंगे दैट इज कैश अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सो सिंपली अब क्या हुआ है कि दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से, कि एक कस्टमर से आपने कैश रिसीव करना था, फॉर एग्जांपल एक्स कस्टमर से आपने कैश रिसीव करना था, आपने उसको क्रेडिट सेल्स की, आपके जो हैं उस कस्टमर ने आपको पैसे वापस नहीं किए, एक्स कस्टमर ने, आपने उस कस्टमर को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। आपने कहा जी इस कस्टमर से अब हमें पैसे नहीं मिलते। जब आपने उसको राइट ऑफ किया, आपने एंट्री की अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल एक्स कस्टमर क्रेडिट, ये आपने एंट्री पास की और उस कस्टमर को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब आपका उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो कस्टमर आपकी बुक से ख़त्म हो गया, अलाउंसेस में से पैसे इस्तेमाल हो गए और वो जो है वो स्टोरी ख़त्म हो। लेकिन क्या हुआ, अब जब वो राइट ऑफ हो गया कस्टमर, उसके बाद वो कस्टमर जो है वो किसी टाइम पे वापस आ जाता है और आके कहता है कि मुझसे कैश आप रिसीव कर लें। ठीक है, अब आप मुझसे क्या कर लें, कैश आप रिसीव कर लें। तो इसका एक जो फुल प्रोसीजर है, अब तो कस्टमर को हमने बुक्स में से ख़त्म कर दिया हुआ है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर दिया, अब हम उसको रिटर्न ऑफ की एंट्री को दोबारा रिवर्स करेंगे ताकि कस्टमर जो था वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाए। तो हम जो एंट्री हमने की थी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल एक्स कस्टमर क्रेडिट, उसको हम दोबारा से उल्ट कर देंगे। हम एक कस्टमर को ऐड कर देंगे कि हमने इससे पैसे रिसीव करने थे, हम दोबारा से इसको ऐड कर, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका एक्स कस्टमर अब वो दोबारा आपका कस्टमर बन गया जिससे आपने जो है पैसे रिसीव करने हैं और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर पैसे वापस चले जाए, मतलब उसका बैलेंस जो है क्रेडिट से बढ़ जाएगा वापस। अब उस कस्टमर दोबारा से आपकी कंपनी का कस्टमर बन गया, अब उसने आपको पैसे वापस कर दिए, कंपनी ने पैसे वापस लिए। अब ये दूसरी एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट होगा, अब वो सही तरीके से आपकी बुक से ख़त्म होगा, मतलब उसने आपको पैसे वापस करके, तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एक्स कस्टमर आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अभी तक मैंने जो आप लोगों को बातें बताई उसमें मैंने कहा जी आपने आखिर में एक परसेंटेज रख लेनी है कि जी ये अलाउंसेस हैं, इस अलाउंसेस की अमाउंट को एस्टिमेट कैसे करना है, क्या क्या मेथड हैं, किन मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं कि जी ये इतनी अमाउंट आपने रिसीव, इतनी अमाउंट आप डाउटफुल अकाउंट्स में डाल दें, इतने आपको क्रेडिट लॉसेस हो जाएंगे, उसको एस्टिमेट कैसे करना है। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, अगर मंथ है आपका फाइनेंशियल टर्म, तो आप फाइनेंशियल पीरियड, तो उसके मैनेजमेंट शुड एस्टिमेट प्रोबेबल अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट। मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो एस्टिमेट करे कि हमें कितनी अमाउंट रिसीव नहीं होगी और एडजस्ट करे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और हर महीने के एंड पे या हर साल के एंड पे डाउटफुल अकाउंट के अलाउंसेस को एडजस्ट करे, क्योंकि उसको उस लेवल पे लेकर आए जहाँ पर उसने डाउटफुल अकाउंट्स ने रहना है। सो उसको एस्टिमेट करना है कि हमारे कितने जो अमाउंट है हमें रिसीव नहीं होगी, और उस हिसाब से डाउटफुल अकाउंट को हर टर्म के एंड के अंदर क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो एस्टिमेशन के कुछ मेथड्स हम देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको एंट्री बताई थी कि जब हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं उसके बाद हम अनडाउटफुल डेट्स कैसे, किस तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। अब अनडाउटफुल अकाउंट्स को कैसे एडजस्ट करना है, क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी अमाउंट आपने लेस करनी है, कितनी अमाउंट का आपने अलाउंस क्रिएट करना है, कितनी आपको क्रेडिट लॉस हो गए, उसके कुछ मेथड्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसकी एक एग्जांपल है, एट दिसंबर 31, 2003 म्यूजिक लैंड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंडिकेट द फॉलोइंग। अकाउंट रिसीवेबल थे जी $50,000, ठीक है, और उसके अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं जी $1,200 क्रेडिट। और उसके अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स में कितने पड़ी है अमाउंट जी, पड़ी है मतलब अकाउंट रिसीवेबल का अगर उसके पास अकाउंट है तो उसमें उसकी डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, एट द एंड पड़ा हुआ है $50,000। और जो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है, उसकी क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है $200 इस टाइम एट द एंड ऑफ द। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैनेजमेंट ने पास्ट एक्सपीरियंस लगाया उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि 5% जो रिसीवेबल हैं, इसके जो 5% हैं, मतलब इसका जो 5% है वो अनकलेक्टेबल होता है, ठीक है, अनकलेक्टेबल। तो हम सिंपली इसका 5% लेंगे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट आ जाएगा जी आपका 2500। तो 25 डाउटफुल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 200 के बजाय कितना होना चाहिए, वो 2500 होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस तो ये कहता है, ठीक है। सो पास्ट एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जब हमने देखा जी 50,000 का 5% लिया, दैट इज 25, तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का बैलेंस कितना होना चाहिए, 2500 होना चाहिए। ऑलरेडी उसके पास कितना था, $200 ऑलरेडी उसके बैलेंस था। हमें मजीद कितना बैलेंस ऐड करने की जरूरत है, 2500 करने के लिए 2300 बैलेंस हमें मजीद अलाउंस में ऐड करने की ज़रूरत है। तो उसकी हम सिंपल एंट्री करेंगे, वही एंट्री जो मैंने शुरू में बताई, अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2300 से, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट कितने से, 2300 से। इट इज़ दैट सिंपल कि आप इस तरह एस्टिमेट, ये एस्टिमेट करने का एक तरीका आपके पास कि ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो। सेकंड, आपके पास एक और तरीका है अनकलेक्टेबल, ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल तरीका है, इसके अंदर आप ज़रा पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो इन दिस मेथड आप क्या करते हो, क्रेडिट लॉसेस को एस्टिमेट करते हो बैलेंस शीट अप्रोच से। पिछली एक एस्टिमेट अप्रोच थी ना, दिस इज द बैलेंस शीट अप्रोच। ये आपके पास क्या आ गई, बैलेंस शीट अप्रोच आ गई। ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल इज ब्रोकन डाउन इनटू द एज क्लासिफिकेशन। एज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ लोगों को हमने सेल किया हुआ है अभी फौरन, मतलब टाइम जीरो पे अभी सेल किया है, ये लोग सारे वापस करते हैं। अब जिन लोगों को महीना हो गया है सेल किए, उन्होंने अभी तक पैसे वापस नहीं किए, उनमें से काफ़ी ज़्यादा, उसमें से थोड़े से ज़्यादा चांसेस है कि वापस नहीं करेंगे। जिनको सेल किए हुए 2 महीने हो गए हैं, अब चांसेस बहुत बढ़ गए हैं कि ये लोग वापस नहीं करेंगे। जिनको सेल किए हुए 3 महीने हो गए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं वापस कर, 4 महीने हो गए, 5 महीने, ये तो बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इतना लेट कर दिया पेमेंट, इनका इरादा ही नहीं है वापस करने का। तो हम इस तरह उनको एज क्लासिफिकेशन में कि अकाउंट रिसीवेबल कितने पुराने हैं, और फिर एज क्लासिफिकेशन करके हम हर एक एज ग्रुपिंग को डिफरेंट परसेंटेजेस, डिफरेंट लाइकलीहुड साइन कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेजेस साइन कर देते हैं कि वो अनकलेक्टेबल हो जाएंगे, तो वो परसेंटेज हम उनको साइन कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर हम फिर हर एज ग्रुपिंग के ऊपर अलग से उसको अलाउंस, सेपरेट सेपरेट अलाउंस की डिटर्मिनेशन करते हैं। ये जब क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तो उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो मुख्तलिफ सिंबल साइन किए हुए थे, ये इसको जो है रेक्टेंगल, इसको 2 दिया हुआ था और इसको फिर रेक्टेंगल दिया हुआ था, ये आपको बताएगा कि कौन कौन सा बैलेंस शीट अप्रोच में क्या क्या। ये टेबल बनेगा आपके पास। टेबल के अंदर हमने सबसे पहले क्या बना लिए हैं, हमारे पास ये एज ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। पास्ट डेज ड्यू मतलब अकाउंट रिसीवेबल को करंट, मतलब फॉरन जो सेल की हुई है, अकाउंट रिसीवेबल अभी अभी क्रेडिट सेल हुई हैं, जो अभी अभी अकाउंट रिसीवेबल जो क्रिएट हुए हैं, जिन अकाउंट रिसीवेबल को 1 दिन से 30 दिन का टाइम गुजर चुका हुआ है, जो अकाउंट रिसीवेबल 31 दिन से 60 दिन तक रह गए हैं, जो जिनको टाइम जो है वो 2 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब 60 दिनों से ज़्यादा हो गया, ये ग्रुप बना दिए, एज ग्रुप बना दिए अकाउंट रिसीवेबल के एज ग्रुप, ठीक है। अब हर एज ग्रुप के अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस को हमने नोट कर लेना है। जो अभी अभी क्रेडिट सेल्स हुई हैं वो हुई हैं जी 45,000 की,
जो क्रेडिट सेल्स को हुए जो अकाउंट रिसीवेबल को क्रिएट हुए 30 दिन हुए हैं, 30 दिन, उसमें जो क्रेडिट सेल्स हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस हैं वो है 15,000 का बैलेंस। ठीक है, जो अकाउंट रिसीवेबल 31 से 60 दिन पुराने हैं, 31 से 60 दिन पुराने हैं, वो हैं जी हमारे पास 5,000। और जो अकाउंट रिसीवेबल 60 दिन से ऊपर हो गए हैं जिन अकाउंट रिसीवेबल को, वो हैं जी हमारे पास 200। मतलब हमने टोटल हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में शो हो रहे थे वो 67,000 शो हो रहे थे, और 67,000 में से 45,000 अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो अभी रिसेंटली क्रिएट हुए हैं। 15,000 को 30 दिन, 1 से 30 दिन हो गए हैं। तो जब 5,000 के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो 31 से 60 दिन हो गया उनको, और जो आपके पास 2,000 के अकाउंट रिसीवेबल हैं वो 60 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक वो हमें नहीं मिले। ठीक है, अब दूसरी हम इनको परसेंटेज कि ये बैड डेट्स में कन्वर्ट होंगे। जो फॉरेन आपके रिसेंट जो आपके फॉरेन सेल्स में जो अभी 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 अकाउंट रिसीवेबल बने हैं, उनमें से 1% चांस होता है कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे। 1% चांस, इसमें से 1% चांस है कि जी हमें 1% अमाउंट वापस नहीं आएंगी। जिन जिन अकाउंट रिसीवेबल जो अकाउंट रिसीवेबल 1 से 30 दिन तक पुराने हो जाते हैं, उनमें से 3% चांसेस होता है, 3% अमाउंट का 3% जो है वो हमें रिसीव नहीं होगा। ये हमने एक एस्टीमेट लगाया हुआ है बैड डेट्स का कि इसमें से इस अमाउंट में से 3% जो है वो बैड डेट्स होने के चांसेस हैं जो अकाउंट रिसीवेबल 1 से 30 दिन पुराने। जो 31 से 60 दिन पुराने हों, उन अकाउंट रिसीवेबल में से 5% जो है वो 5% की अमाउंट हमें वापस रिसीव नहीं होती। और जो 60 दिन से ज़्यादा के अकाउंट रिसीवेबल हों, उनमें से परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है लोगों की, मतलब 10% अमाउंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें वापस नहीं मिलती। अब इन सारी अमाउंट को इनकी परसेंटेजेस के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 45,000 को 1% से मल्टीप्लाई किया, 45 $450, $450, 250 एंड 200, इन सबको टोटल किया तो हमारे टोटल जो अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स होने की, मतलब क्रेडिट लॉसेस होने की एस्टिमेशन है, वो है जी 1,350। मतलब $1,350 जो हैं वो आपके अलाउंसेस में शामिल होने चाहिए। ये एस्टिमेशन है आपके क्रेडिट लॉसेस की, आपके अनकलेक्टेबल अकाउंट्स अमाउंट होने की। ये अमाउंट है कि इतनी अमाउंट का आप अलाउंस अपने पास कंपनी वाले बना लें। तो नेक्स्ट वही सिंपल एंट्री आपके पास हो जाएगी जो हम पहले करते हैं। मतलब अब क्या है कि अब देखते हैं, अगेन इसको देख लेते हैं। ईस्ट कंपनी अनएडजस्टेड बैलेंस इन द अलाउंस अकाउंट इज, मतलब उसका जो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट है उसमें ऑलरेडी जो बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट साइड पे वो पड़ा हुआ है $500। ठीक है, और एस्टिमेशन के बाद उन्होंने बताया कि आपका ये बैलेंस कितना होना चाहिए, 1350। बैलेंस शीट अप्रोच के बाद उसने बताया कि 1350 इसका बैलेंस होना चाहिए। मतलब टोटल आपका बैलेंस इतना होना चाहिए। ऑलरेडी बैलेंस कितना है, $500 है, तो मज़ीद आपने कितना ऐड करना है, 850 मज़ीद आपने एडजस्ट करना है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में, ताकि आप इतना बैलेंस क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो एंट्री वही होगी सिंपल जो पहले की थी, अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका सिंपल यहाँ पर जो है वो आप एंट्री पास करेंगे। एक और आपके पास जो है वो एस्टिमेट है अनकलेक्टेबल अकाउंट को क्रिएट करने का, और इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बहुत सिंपल है ये। क्रेडिट लॉसेस को एस्टिमेट करने का एक और मेथड है, 3 मेथड करवाए हैं। पहले मेथड में एक गैस के मुताबिक होती है, मतलब बैलेंस शीट अप्रोच उसको कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज ले ली जाती है। दूसरे में एजिंग की जाती है अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग करके उसकी परसेंटेज ली जाती है। ये तीसरा है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, अनकलेक्टेबल अकाउंट परसेंटेज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल अनकलेक्टेबल अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्रेडिट सेल। नाउ दिस इज द इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसके अंदर हम अकाउंट रिसीवेबल को नहीं यूज कर रहे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स को। तो हम देखते हैं क्रेडिट सेल्स को और उसके हिसाब से हम अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या क्या करते हैं,
हम करते हैं नेट, जितनी भी नेट क्रेडिट सेल्स होती है उसको एस्टिमेटेड अकाउंट कलेक्टेबल की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। इसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। In 2003, East Company had a credit sales of 60,000। उनकी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई थी? 60,000 की क्रेडिट सेल हुई। हिस्टोरिकली, ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, हिस्टोरिकली जो 1% ऑफ ईस्ट कंपनी अकाउंट्स है हैव बीन अनकलेक्टेबल। ठीक है, 1% जो है उसका जो है वो अनकलेक्टेबल हो जाता है। तो 2003 में जो उसका अनकलेक्टेबल होगा दैट इज $600। मतलब 60,000 का आप अगर 1% लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर $60,600। आपके अनकलेक्टेबल कितने होने चाहिए? $600 होने चाहिए। तो आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री कर लेंगे। अब ये है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है यहाँ पर, ये है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट सेल्स। तो टोटल क्रेडिट सेल हुई आपकी 60,000। हिस्टोरिकली वो ये कहते हैं कि जी 1% जो है ना सेल का वो अनकलेक्टेबल होता है। तो इसका 1% लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 600। हमें डाउटफुल अकाउंट के जो बैलेंस है वो $600 चाहिए। ठीक है, $600 मेंटेन करना चाहिए। तो एंट्री वही हम कर लेंगे, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा $600 के साथ। तो अगर समरी देखी जाए तो हम लोगों का सिंपल ये है कि एंट्री तो बिल्कुल सेम है, लेकिन तीनों का कंपेयर, तीनों मेथड्स का, कि पहले मेथड में आपके पास दिस इज द बैलेंस शीट फोकस, दिस इज बैलेंस शीट फोकस, बट दिस इज द इनकम स्टेटमेंट फोकस। इसके अंदर आपके पास सिंपल जो चीज़ आ रही है दैट इज परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स। परसेंटेज रिसीवेबल एम्फेसिस करता है रियलाइजेशन वैल्यू के ऊपर, और डाउटफुल अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। इसके अंदर भी एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स है, ये भी रियलाइजेशन वैल्यू के ऊपर एम्फेसिस करती है, और ये भी डाउटफुल और अकाउंट रिसीवेबल को इसके अंदर मैच करता है। ये परसेंटेज ऑफ सेल है, दिस इज इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, ये मैचिंग के ऊपर एम्फेसिस करता है, कितनी सेल्स हुई है उसके हिसाब से परसेंटेज। तो अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस को ये रिलेट करता है किसके साथ? सेल्स के साथ। इन दोनों में अकाउंट रिसीवेबल के साथ करता है, इसमें किसके साथ रिलेट करता है? सेल्स के साथ रिलेट करता है। अगर आप डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज नहीं कर रहे, सॉरी, अगर आप जो अनकलेक्टेबल अकाउंट यूज नहीं कर रहे, या फिर आप डाउटफुल अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, मतलब फॉरगेट द मैचिंग प्रिंसिपल। इतनी देर से मैं अनकलेक्टेबल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, इतनी देर से मैं डाउटफुल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप लेट से कहते हैं कि जी हमने वो नहीं यूज़ करना, हम मैचिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस टाइम पे हमारे बैड डेट्स होंगे उस टाइम पे हम जो है क्या कर लेंगे, अपने अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर लेंगे। उससे पहले डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। डायरेक्टली आप जब आपको रिसीव नहीं होंगे, कस्टमर पैसे वापस नहीं करेगा, आप उस टाइम पे उसको सिंपली स्ट्रेट अवे आप उसको क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। तो डायरेक्ट राइट ऑफ, इस मेथड में ये कोई अटेम्प्ट नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच किया जाए और अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को एक्सपेंस को पहले क्रिएट कर लिया जाए, डाउटफुल अकाउंट्स क्रिएट कर लिया जाए। सिंपली जिस टाइम पे आपकी पेमेंट वापस नहीं आएगी, आप अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। सिंपल डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है। इस हमारा पहले होता था, हम अनकलेक्टेबल अकाउंट को डेबिट करते थे, ठीक है, फिर अकाउंट फॉर डाउटफुल अलाउंस, ठीक है, हम एक क्रिएट करते थे क्रेडिट करके। फिर उसके बाद जब हमारा ये कोई कस्टमर पैसे नहीं करता था वापस, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए जो अलाउंसेस वो डाउटफुल अकाउंट को था उसको डेबिट करते थे, और उस कस्टमर को अकाउंट रिसीवेबल को, ठीक है, उस कस्टमर को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में ये चीज़ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, और डायरेक्ट इसका जो है जब भी कस्टमर वापस नहीं करेगा तो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कुछ हमारे पास अब ये रिसीवेबल के टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें रह जाती हैं वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिसीवेबल्स को कंट्रोल करना है कि रिसीवेबल में से ज़्यादा अनकलेक्टेबल ना हो, और रिसीवेबल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसीव हो, तो सबसे पहले उसमें
सेपरेट करें ड्यूटीज़ को। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल क्रिएट करना है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना है रिसीवेबल के अकाउंट्स को, जो बंदा मेंटेनेंस कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर्स को, जो उसने अकाउंट रिसीवेबल जिन जिन लोगों से रिसीव करने हैं उनको जो उनकी जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उस बंदे को अलग कर दें, ठीक है। और जो बंदा उन अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीव कर रहा है, ठीक है, और जो बंदा उन लोगों से कैश रिसीव कर रहा है जो आपके अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर में है, उस बंदे को आप अलग कर दें, ठीक है। और और उस बंदे को अलग कर दें जो अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर रहा है। जो लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, उन लोगों को जो राइट ऑफ कर रहा है वो बंदा अलग होना चाहिए। मतलब ये 3 बंदे सेपरेट हो। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों काम एक ही बंदा कर रहा होता है। अकाउंट्स का बंदा कर रहा होता है, वही सब्सिडरी लेजर भी बना रहा होता है, वही अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा होता है, वही कस्टमर से कैश भी रिसीव कर रहा होता है, और वही जो है जो कस्टमर पैसे वापस नहीं करते उनको राइट ऑफ भी कर रहा होता है। इसमें करप्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सारी ड्यूटीज़ को क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट टर्म्स। आप एक क्रेडिट टर्म्स बनाएं, जिस तरह मैंने आपको क्रेडिट टर्म्स के बारे में बताया था, नेट 30, 210 नेट 30, 115 नेट 30, ये सारी इसकी कुछ मीनिंग्स हैं। जब आप क्रेडिट टर्म्स क्रिएट करते हैं तो उसमें आप सेल ज़्यादा कर सकते हैं, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं आपसे। तो क्रेडिट टर्म्स आप करें और इजी क्रेडिट टर्म्स बनाएं कस्टमर के लिए, बेनिफिटिंग क्रेडिट टर्म्स बनाएं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ख़रीदे चीज़ें। और अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप क्रेडिट टर्म्स अच्छे रखते हैं तो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें अपने अकाउंट रिसीवेबल को मिनिमाइज़ करें, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं वो अकाउंट रिसीवेबल में टाइज करें। अकाउंट रिसीवेबल आप तब तक नहीं इस्तेमाल कर सकते बिजनेस के लिए जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए। और जितना अरसा अकाउंट रिसीवेबल आपके बैलेंस शीट में रहेंगे उतना अरसा ये रिसोर्सेज आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इनको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जल्द से जल्द इनको रिसीव करने की कोशिश करें ताकि उन रिसोर्सेज को आप बिज़नेस की एक्सपेंशन में, बिज़नेस के ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो आप किस तरह अकाउंट रिसीवेबल की जो है वो कम से कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर सकते हैं दूसरी कंपनीज को। इसमें ये होता है कि आप जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल जो आपके पास होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल आप किसी लाइक ABC के पास अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो अपने अकाउंट रिसीवेबल, उसको कैश की ज़रूरत है, वो अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल कर देता है XYZ कंपनी को। और XYZ कंपनी जो है उसको थोड़ा सा अपना कमीशन परसेंटेज काट कर और कैश जो है कुछ परसेंटेज जो है माइनस करके कैश की अमाउंट जो है वो ABC को दे देती है। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग, ठीक है। दूसरा, आप क्रेडिट कार्ड सेल्स के थ्रू भी अकाउंट रिसीवेबल को कम कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड सेल्स के थ्रू जब भी कस्टमर ने वो पैसे आपको एक टाइम लिमिट के अंदर वापस करने ही करने हैं। अगर वो टाइम बढ़ेगा तो उसको क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट की परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो आपको फ़ायदा देगी। तो क्रेडिट कार्ड सेल्स भी एक किस्म का अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देता है, कम कर देता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो क्या कर देते हैं, आपको वापस कर देते हैं, ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल इज़ वेरी यूज़फुल। हमें तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अकाउंट रिसीवेबल हम किस तरह कम कर सकते हैं और किस कंपनी के कौन सी कंपनी कितनी एफिशिएंट है, आप निकाल भी सकते हो। और आप देख भी सकते हो कि अकाउंट रिसीवेबल कितनी बार साल में जो है वो कन्वर्ट होता है। दिस रेशियो प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर इवेलुएटिंग हाउ एफिशिएंट मैनेजमेंट हैज बीन ग्रांटिंग क्रेडिट टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। कितनी जल्दी आप जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल को कन्वर्ट कर देते हो कैश के अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपके पास नेट सेल्स और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ये आप परसेंटेज लगाते हो तो आपके पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाती है कि कितनी जल्दी आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को टर्न कर लेते हो कैश के अंदर। सो एवरेज नंबर ऑफ कलेक्शन, मतलब ये वाली रेशियो आपको बता देती है कि कितने दिनों में आप अपना अकाउंट रिसीवेबल रिसीव कर लेते हो, कितने दिनों में आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर ये आ जाते हैं आपके पास 365 डेज। तो 365 डेज आपके पास नंबर ऑफ डेज मोस्टली क्या आ जाते हैं, 365 डेज। उसमें से आप अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ डेज टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल
आ जाता है। दिस इज़ जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आपने अगर किसी कंपनी का निकालना है कि ये कितने दिनों में अपने अकाउंट रिसीवेबल रिसीव कर लेता है, तो आप आराम से इन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू वेरी मच, और आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।